To today's lecture. So today we will discuss about the Sommerfeld, that is called as a extension of Bohr's atomic model. तो जो बोर्स के एटॉमिक मॉडल्स हैं इसमें हम लोगों ने स्टडी किया था कि बोर्स ने कैसे किसी एटम्स की रेडियस निकाला जाए, कैसे उसका वेलोसिटी निकाला जाए, कैसे उसकी एनर्जी निकाला जाए. दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड वी हैव कैलकुलेटेड and we have also seen the problem based on it. Bohr says in some of the places he able to explain the experimental values which was totally agreed with the theoretical values, like Rydberg value of the Rydberg constant. Theoretically he was able to success this value and it was also matching. He was also able to success to explain this line spectrum. So why there are so many lines is produced in the Balmer's formula, Balmer's series. So some lines were green, red. So he was able to explain why these lines were produced. But after the invention of some more powerful microscopes, that is called spectroscopes, then these lines which was produced in the line spectrum of hydrogens, so on seeing through powerful microscopes, these lines were again resolve into some फाइन लाइंस. जो बाल्मर्स में जो लाइंस जैसे रेड लाइंस थे, तो जैसे ग्रीन लाइन थे, रेड लाइंस के अंदर में कई सारे फाइन लाइंस भी आए. बहुत ही फाइन लाइन थे, उनकी वेवलेंथ बिल्कुल नज़दीक थी, बिल्कुल पास पास वेवलेंथ थी. जैसे रेड के अंदर भी कई सारी वेवलेंथ थी, ब्लू के अंदर कई सारी वेवलेंथ थी. तो ये लाइंस की वजह क्या थी, ये लाइंस फाइन लाइंस क्यों आ रहे थे, तो इस वजह को उसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया. आपने लिमिटेशन ऑफ बोर्स का जो जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट पढ़ा था, जिसमें कि अगर उसी स्पेक्ट्रल लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में पास करा दिया जाए तो कई सारे लाइंस में डिवाइड हो जाते हैं. ये लाइंस में क्यों डिवाइड हो जाते हैं, इनका डिवीज़न क्यों होता है, ये बोर्स के मॉडल से कुछ भी पता नहीं चला. After studies on line spectrum of hydrogen using powerful spectroscopes, Sommerfeld noted that each line is composed of several fine lines of nearly same wavelength. उनका wavelength बिल्कुल समान था, समान तो नहीं, बिल्कुल नियर अबाउट था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नियर था, जिसको हम फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं. जी मैंने स्टार फैक्ट ये मैंने लिख रखा है ताकि आपको याद आ जाए. चलिए बोर्स के मॉडल को एक बार फिर से इन्वेस्टिगेट करते हैं ताकि हमें समरफील्ड के एक्सटेंशन को समझने में आसानी रहे. बोर्स का मॉडल याद होगा कि जो पहले वाले सेल्स इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो ये एक इलेक्ट्रॉन 2 हो गया आपका, ये जिसको कहते हैं N1, दूसरा वाला N2, N3, N4. ये 4 अलग तरह के सेल्स हैं, एनर्जी सेल्स हैं. पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स तीसरे में, जो उसके जो फार्मूला है 2n², उसके अकॉर्डिंग में हम इस इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ते चले जाएंगे. तो ये उसका फार्मूला है. अब चलते हैं समरफील्ड में. समरफील्ड में ऐसा नहीं कहा था. समरफील्ड ने कहा था कि यहाँ पर सेंटर पर न्यूक्लियस है और उसके एक तरफ सर्कुलर पाथ, यहाँ पे 4 है, सर्कुलर ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर ऐसा है कि एक सर्कुलर पाथ है. दूसरा ऐसा नहीं होगा, दूसरा इस तरह से होगा, तीसरा इस तरह से होगा, चौथा इस तरह से होगा. यानी कि जो फोर्थ वाला ऑर्बिट है, उसके अंदर जो कई सारे फाइन लाइंस होंगे, उस फाइन लाइंस को उसने 4 भागों में डिवाइड कर दिया. तो ये हमारा चौथा ऑर्बिट है. लेकिन चौथा ऑर्बिट के अंदर में 4 फाइन लाइंस है. वो फाइन लाइंस इस तरह से होने चाहिए, जिसको उसने एक नाम दिया. उस नाम का नाम है सब शेल और सब ऑर्बिट. यानी कि उस ऑर्बिट के अंदर में जितने नंबर का प्रिंसिपल, ये क्वांटम नंबर है, जैसे चौथी ऑर्बिट है उसके अंदर 4 फाइन लाइंस होंगे, तीसरी ऑर्बिट है उसके 3 फाइन लाइंस होंगे, दूसरी ऑर्बिट है 2 फाइन लाइंस, इस तरह फाइन लाइंस होंगे. और उसको इस तरह से डिज़ाइन किया बेस्ड ऑन देयर वेवलेंथ के बेसिस पर. इस तरह का स्ट्रक्चर निकालना चाहिए था. फोकस यहाँ पर होगा और उसके जो पाथ होगा वो इस तरह से होंगे. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसका जो एक्सिस है वो घटता जा रहा है यहाँ से, और यहाँ से करने के लिए एक्सिस का बढ़ता जा रहा है, और जाके लास्ट में जाकर ये एक सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट हो जाता है. तो इसके n = वैल्यू k = 4 इसके लिए रखा गया. इसके लिए n = 4, चौथे ये फोर्थ ऑर्बिट है, k घट रहा है, k यहाँ भी घटा और लास्ट में यहाँ हो गया. और इसको अगर 0 कर देंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा. स्ट्रेट लाइन की कोई भी मीनिंग नहीं होती है. तो एक k की वैल्यू 0 नहीं होके कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी नॉन इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव नॉन इंटीजर होना चाहिए. और इसको एक बार देख लें लैंग्वेज में.
सॉरफील्ड प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ सबसेल। सबसेल के बारे में मैं बता चुका हूँ कि उसने प्रपोज कर दिया कि जितनी भी ऑर्बिट है उसके अंदर में उतने ही नंबर के सबसेल होते हैं। According to him, the stationary orbits in which electrons are revolving around the nucleus in the atoms are not circular, but elliptical in shapes. वो elliptical shapes होते हैं। ऐसा क्यों? It is due to the influence of centrally locate nucleus. Nucleus की वजह से उनका shape elliptical हो जाता है। And the electron revolves in that elliptical path with nucleus at one of its foci. और किसी एक फोकाई पर वो उस पाथ के चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रिकल पाथ में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। सो देयर विल बी, अब उस जो हमारा इलेक्ट्रिकल पाथ है उसमें एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस होता है। ये मेजर और माइनर एक्सिस का क्या मतलब, मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेजर का मतलब हो गया कि जैसे कि ये हमारा, जैसे कि अगर हमने ये सेल लिया, ये आप देख रहे हैं रेड वाला दूसरा, तो ये एक लाइन है, तो ये लाइन लंबी लाइन है, इसको कहेंगे मेजर एक्सिस। और अगर हम इसी के सेंटर को हम मान रहे यहाँ पर सेंटर माने, तो इसको हम यहाँ से डिवाइड कर दिए, तो ये लाइन मेजर एक्सिस कहलाएगी, ये वाली माइनर एक्सिस कहलाएगी। इसी को हम मेजर और माइनर एक्सिस कहते हैं। नाउ कम टू दिस साइड। सो देयर विल बी मेजर एंड माइनर एक्सिस, तो हर एक में मेजर और माइनर एक्सिस सभी के ऑर्बिट में होते हैं। एंड ही सेड दैट विद द ब्रॉडनिंग ऑफ द ऑर्बिट लेंथ ऑफ द टू एक्सिस अप्रोच टू द इक्वल वैल्यू। अगर ये ऑर्बिट ब्रॉडन हो जाए तो वो इक्वल वैल्यू में हो जाएंगे। तो इक्वल वैल्यू कैसे होगा, देखिए ये हम सबसे पहले छोटी वाली लेके आते हैं, इसमें ये वाली मेजर एक्सिस होगी और ये वाली हमारी माइनर एक्सिस होगी। अब हम माइनर एक्सिस को बढ़ाते चले जाएंगे तो ये क्या होगा, मेजर एक्सिस छोटा होता जाएगा। तो आप देखिए ये जैसे जैसे आता गया तो ये वैल्यू आपका ब्रॉडन हो गया और जाके सर्कुलर शेप में कन्वर्ट हो गया। तो ये सॉमरफील्ड का कहना था कि सो देयर विल बी द ही सेड दैट द ब्रॉडनिंग ऑफ द ऑर्बिट लेंथ ऑफ द टू एक्सिस अप्रोच टू इक्वल वैल्यू और अल्टीमेटली बिकम इक्वल एंड पाथ बिकम सर्कुलर। पाथ क्या हो जाएगा उसका, सर्कुलर हो जाएगा। सो वी कैन से दैट द सर्कुलर पाथ इज जस्ट वन स्पेशल केस ऑफ इलिप्टिकल पाथ। सर्कुलर पाथ होता है वो एक इलिप्टिकल पाथ का स्पेशल पाथ होता है। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने उसको फिर से अलग अलग तोड़ के लिखा है। जैसे कि अगर n की वैल्यू 1 है तो एक ही ऑर्बिट होगी, n की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 ऑर्बिट हो जाएगी, 3 है तो यहाँ पर 3 सबसेल उसी में ही होंगे, यहाँ 4 है तो 4, तो चारों अलग अलग होंगे। चारों का उसने नाम भी दिया था, जैसे इसका नाम अगर दे तो 4s 4p 4d 4f ऐसे करके दिया था। तो इस तरह करके उसने नाम भी दिया था spdf। तो s जैसे इसको कहा गया s, इसको कहा गया p, इसको कहा गया 4d, इसको कहा गया 4f, तो spdf हो गया। तो ये सब सारी लाइंस हैं, सब सारी क्या हमारी लाइंस है। तो s का मतलब यहाँ पर हमारा हो गया शार्प, p का मतलब हो गया प्रिंसिपल, ये सब नाम रखा गया। d का नाम रखा गया डिफ्यूज़, spdf, f का नाम यहाँ पर रखा गया फंडामेंटल। तो ये सब नाम रखा गया। अगर सपोज जैसे 5वां ऑर्बिट है g है, g का नाम रखा गया जनरलाइज्ड। तो ऐसे करके नाम बाद में रखा गया, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। शार्प, प्रिंसिपल, ये सब अलग अलग नाम है, तो इसे रखा गया। द अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट फॉर द मेन क्वांटम नंबर बाय बोर्स ऑर्बिट। सो दिस इज ऑर्बिट है, इसी में ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ये सब ऑर्बिट्स हैं। एज इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल्स इन इलिप्टिकल पाथ इट विल हैव एन एंगुलर मोमेंटम। तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें मूव करेंगे, एंगुलर मोमेंटम उसमें होगा, जो बोर्स का कंसेप्ट है। एंड दिस एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी क्वांटाइज, जो बोर्ड ने दिया था अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी ऑफ एडिशन, ये हम जानते हैं। तो जिसको कहते हैं NH/2π, एक हमारा कैलकुलेशन है। समरफील्ड ने सबसेल के लिए भी यही कंसेप्ट दिया, लेकिन उसने n की जगह k का इस्तेमाल किया, k = kh/2π। तो k और n में यही डिफरेंस है। k भी हमारा नॉन जीरो इंटीजर से, इसका बाद में हम पढ़ेंगे एजमुथल क्वांटम नंबर के फॉर्म में पढ़ेंगे। k एक एजमुथल क्वांटम नंबर भी है। द रेशियो n/k, ये हमारा रेशियो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस बाय माइनर एक्सिस, जो हम अभी हम देख चुके हैं। ये हमारा n है, ये हमारा k वैल्यू है। और k वैल्यू को हम बढ़ाते चले जाएंगे, n के बराबर हो जाएगा, तो फाइनली ये वैल्यू सर्कुलर हो जाएगी। और यही हमारा ऑर्बिट के शेप को डिटरमाइन करता है। तो अगर n/k की वैल्यू 1 के बराबर हो गई तो ये हमारा क्या है, इट इज़ स्फेरिकल। अगर n हमारा k से अधिक है तो ये इलिप्टिकल और इसेंट्रिक का शेप ले लेगा। पॉसिबल नंबर ऑफ सब सेल इन एनर्जी सेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n, ये बता चुके हैं आप। अगर n की वैल्यू 1 है तो एक ही सब सेल होगा, उसमें k की वैल्यू 1 होगी।
n इक्वल टू 2 है तो उसकी वैल्यू सेकेंड वाली सबसेल में 2 सबसेल होंगे। पहला सबसेल का k की वैल्यू 1 होगी, दूसरे की 2 होगी, k फिर भी 0 नहीं होगा। n की वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, उसमें 3 सबसेल हो जाएंगे, 3s 3p 3d ऐसे करके, और k की वैल्यू फिर भी 0 नहीं होगी। अगर इसको हम कहेंगे 3s 3p 3 ऐसे करके नाम दिया गया। तो ऐसे करके सबसेल्स की ओरिजिन की हुई। k इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि बिकॉज इन सच केस n बाई के होगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन। क्या हो जाएगा? ये एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब फिर ऑर्बिट रहेगा ही नहीं, तो k का 0 के होने का कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट वेरीज एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्बिट। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि हर एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। एंड दिस कॉजेज रिलेटिविस्टिक वेरिएशंस इन द मास ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसमें रिलेटिविटी वेरिएशन आ जाता है। कई सारे ऑर्बिट्स हैं, सभी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो मूव करने से उसके मास घटता है। एंड ही टुक इनटू द अकाउंट द रिलेटिविस्टिक वेरिएशन ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद वेलोसिटी। तो उसने ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को भी कंसिडर किया, उसके मास को भी कंसिडर किया। तो इसलिए कभी कभी इसके इलेक्ट्रॉनिक मॉडल को हम दिस इज़ नोन एज रिलेटिविस्टिक एटॉमिक मॉडल, और कभी कभी हम इसके रिलेटिविस्टिक एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। तो कुल मिला के सब ऑर्बिट, सब सेल का जो ओरिजिन है वो हमारे सोलर फील्ड से मिलता है। ये कैसे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट में मूव करते हैं, वो ऑर्बिट का शेप अलग अलग होता है।